वे बड़ी ही सराहनीय क्षमता रखती हैं। मैं अपने टीम की ओर से डॉक्टर प्रीति टामटा का आभार व्यक्त करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज्ञान से हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित करने की कृपा प्रदान करें। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर टामटा। थैंक यू मैम। हेलो हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। यस मैम, हो गई हो गई। टुडे माय टॉपिक इज डेटा कलेक्शन। ठीक है। मेरा आज का जो मैं जिसमें आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के जिस टॉपिक में बात करूंगी वो डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन में भी मेनली है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। तो फर्स्ट वी व्हाट इज डेटा, हम डेटा किसे कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से मान लो सपोज हम कोई भी वर्क या रिसर्च करने जाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ डेटा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। डेटा आर द पीस ऑफ फैक्ट्स कलेक्ट सिस्टमैटिकली इन अ रिसर्च स्टडी। जो भी डेटा है हम उनको क्या करते हैं, रिसर्च के पर्पज से कुछ आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं जिसके आधार पर हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस। ओके। जब आपको स्क्रीन शेयर या ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप इन्फॉर्म करना है, इसमें मुझे पता नहीं चल रहा, आइडिया नहीं लग रहा। यस मैम, बिल्कुल। ओके। ठीक है। दे कैन बी नंबर, फिगर एंड इमेजेस। ये क्या हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, फिगर में भी हो सकते हैं हमारे, या कुछ आइडियाज भी हो सकते हैं, या नैरेटिव्स भी हो सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट भी हो सकते हैं डेटा। ठीक है। डेटा को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा उनको हम कह रहे हैं जो नैरेटिव्स या स्टेटमेंट्स हैं या जिनको हम इंटरव्यू के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गया आपके एक एज अ स्टेटमेंट के तौर पे आपको मिले, तो वो उनको हम क्वालिटेटिव कह रहे हैं। ठीक है। जिसको हम वापस बाद में चेंज करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव डेटा वही होते हैं जिनको हम क्या नंबर्स के रूप में प्राप्त करते हैं। सपोज मान लिया हमने किसी को कोई क्वेश्चन या भरने को दिया या प्रश्नावली के माध्यम से हम कोई इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन या देते हैं उसे फिल करने के लिए, और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कुछ रिजल्ट, कुछ जो नंबर प्राप्त होता है उस बेस पे हम बताते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स आए। ठीक है। अब हमें डेटा कलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या है। डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, और वो कुछ जो आंकड़े होते हैं वो हमारे कुछ सूचनाएं भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जो हमारे किसी रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चंस के जो है वो हम जिनसे हमें उत्तर मिल जाए या आंसर्स मिल जाए कुछ। ठीक है। पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, हम डेटा कलेक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया, जिस तरह से सपोज हम घर में खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसी तरह से डेटा हमारे रिसर्च के लिए या किसी हाइपोथेसिस को डिराइव करने के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ठीक है। जैसे सपोज अगर हमें दो तरह के खाना बनाने हैं, अगर ड्राई मंचूरियन बनाना है और एक ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाना है, तो ड्राई मंचूरियन के लिए क्या करेंगे हम, उसमें जो इंग्रेडिएंट रहेंगे या सब्जी मसाले या जो भी चीजें लेंगे, ठीक है, वो उसके रॉ मटेरियल हो गए, और उस बेस पे हम क्या कुछ उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ हम उसमें इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल जो भी ले रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल से हम कुछ प्रिपेयर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल से जो रॉ मटेरियल हुए वो हमारे डेटा हुए, उनको हम क्या करते हैं, रिफाइन करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाते हैं। ठीक है। और उस प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के बाद ही हम उसे क्या कह रहे हैं,
कि ये हमारा रिजल्ट या जो भी हो प्रेजेंटेशन उसमें आया है जो, ठीक है। और रिजल्ट जो डेटा वो होते हैं, हम वो किसी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए लेते हैं या उसको रिकॉर्ड के लिए लेते हैं, अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, या उससे हमें किसी जो भी शोध समस्या है उसका हमें उत्तर मिलता है। सपोज या टू मेक डिसीजन अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज, उसके बेस में हम कोई हमारा कोई इम्पोर्टेंट इशू है, कोई मुद्दे हैं, उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं। सपोज मान लिया हम लास्ट ईयर कोविड-19 मार्च की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कोविड-19 का लास्ट ईयर मार्च में क्या रहा है, क्या कितने पेशेंट रहे हैं। और इस टाइम की मार्च की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो लास्ट मार्च में थे इंडिया में कोविड के केसेस वो कम थे, और जो इस टाइम पे है वो कोविड के केसेस अधिक हैं। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट टाइम पे था उस टाइम पे क्या है, हमारी टेस्टिंग कम थी, टेस्ट नहीं हो रहे थे उतने लोगों के। और इस टाइम पे जो है वो खतरनाक तो भले है, इस टाइम पे भी डेंजर है, लेकिन क्या है लोगों ने अपना अपनी जो लाइफ स्टाइल उसमें चेंज कर लिया। उस बेस पे हम ये कह सकते हैं, इस डेटा के बेस पे हम ये कह रहे हैं कि जो इस समय पे है कोविड की स्थिति वो डेंजर है, लेकिन क्या है लोगों ने अपने उसे लाइफ स्टाइल में शामिल कर लिया है। लोग जो गवर्नमेंट अपने दिशा निर्देश या जो भी गाइडलाइन दे रही उसके ऐसा आधार पे हम क्या कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं, उस बेस पे हम क्या कोई डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, उस बेस पे ही डिसीजन लेके जो गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया, ऑफलाइन मोड में आ गए हैं, उसी चीज को लेके किया गया है। टू पास इंफॉर्मेशन ऑन अदर, हमें किसी और को इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई सूचनाएं देनी हो, इसलिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं फॉर द रिसर्च पर्पसेस। अगर हमारा कोई स्टडी, हम रिसर्च शोध से संबंधित कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं। अब आ जाओ डेटा कलेक्शन करते हैं, तो हम डेटा कलेक्शन किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमें दो सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम उन्हें कहते हैं जो हम प्राइमरी सोर्सेज द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि फर्स्ट हैंड डेटा भी हम इन्हीं कहते हैं अधिकतर। प्राइमरी डेटा इज यूजली ओरिजिनल रिकॉर्ड which were created at the time of an event occur, that is first hand information। पर्टिकुलर जो इंसान कोई व्यक्ति, अगर मान लो सपोज हमें किसी स्टडी करनी है, वहां पे जाके डेटा कलेक्शन करना, सपोज हमें ये देखना है कि अल्मोड़ा शहर में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पीजी हैं और कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, एक एक घर में जाके सर्वे करेंगे, सर्वे के माध्यम से डेटा लेके आएंगे। तो ये डेटा क्या है, इस डेटा को हम कलेक्ट करने के लिए हम खुद जाके सिचुएशन में गए और वहां से कलेक्ट करके लेके आए ये डेटा की। अब उस बेस पे हम ये कहेंगे 2021 में जो सर्वे किया गया उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इतने लोग जो थे वो ग्रेजुएट थे, इतने पीजी लेवल के थे और इतने जो थे वो अनपढ़ थे। तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, ओरिजिनल एंड करेक्टर होता है, ये खुद जाके व्यक्ति लेता है। और सेकेंडरी डेटा इसके बाद आ जाए, और जो प्राइमरी सोर्सेस से जो प्राप्त किए गए होते हैं उन्हें हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। Secondary data are those data which have already been collected by someone else। सेकेंडरी डेटा वे होते हैं जो हम खुद जाकर फील्ड में कलेक्ट नहीं करते, लेकिन जो दूसरे द्वारा लाए गए होते हैं उसके आधार पर हम कोई डिसीजन या कोई रिसर्च करते हैं। सपोज जैसे आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल्स में जो भी, या कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है उसमें से जो भी हम डेटा उठाते हैं वो आपके सेकेंडरी डेटा में आते हैं। सेकेंडरी डेटा में होता ये है कि हमें इसमें आपका जो लेस कॉस्ट टाइम लगता है, आपको बहुत एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर सपोज मान लिया फर्स्ट हैंड डेटा में मैं लेके आई यहाँ पे लोगों से डेटा कलेक्ट करके लाए और उसके बाद कोई 10 साल बाद कोई स्टडी कर रहा है कि कितने 2021 में कितने लोग ग्रेजुएट थे, तो वो क्या करेगा 2021 के डेटा को ही वहां पे अपना कोड करेगा, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन
मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को हम दो सोर्सेस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में आ जाते हैं वो डेटा जिनको हम खुद जाकर फील्ड में कलेक्ट करते हैं। इसमें आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर एंड सर्वे मेथड। और सेकेंडरी डेटा में आपके आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जर्नल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ दो की बात करूंगी मैं यहाँ पे आपसे, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू की। Observation mean viewing or seeing, but observation as a method of data collection, it is different from such as casual viewing. ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में मेथड में जो रिसर्चर या ऑब्जर्वर होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी चीजें देख रहा होता है या जो भी बिहेवियर को या इवेंट्स को विजिबल, ऑडिबल, जिस सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से देखता है और उसको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता जाता है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, तो observation method is the most commonly used method especially in the studies relating to behavioral science। जो behavioral science है उसमें observation method का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और एक तरह से ये विधि जो है वो बहुत पुरानी विधि के रूप में लिया जाता है। ठीक है, बहुत पुरानी विधि है, शुरू से ही हम ऑब्जर्वेशन मेथड को से डेटा कलेक्शन करते आए हैं बिहेवियरल साइंस में और सोशल साइंसेस में। द ऑब्जर्वेशन मेथड बिकम अ साइंटिफिक टूल एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर अ रिसर्चर व्हेन इट सर्व अ फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस, सिस्टमैटिक प्लान एंड रिकॉर्डेड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में एक रिसर्चर होता है यानी ऑब्जर्वर होता है, जो व्यक्ति के व्यवहारों या किसी इवेंट्स को जो उसकी स्टडी के पर्पस के लिए है, यानी जिस चीज की वो स्टडी करना चाह रहा है उन को ध्यान में रखते हुए वो इनसे डेटा कलेक्ट करता है साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, इट इज अ सब्जेक्ट टू चॉक कंट्रोल एंड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। और हम इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी देखते हैं। इसमें कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस ऑब्जर्वेशन मेथड की। फर्स्ट, इट इज अ बोथ physical and mental activity. The observation eye catch many things which are cited, but attention is focused on data that are pertinent to the given study. इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में आंखों के माध्यम से हम जो भी चीजें, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसमें से भी हम उन चीजों को फोकस करते हैं जो हमारी स्टडी के लिए प्रासंगिक होती हैं, जो हमारी स्टडी की डिमांड होती है, उस आधार पे हम उसमें उस चीज पे अटेंशन पे करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टिव। A researcher does not observe anything and everything, but select the range of things to be observed on the basis of nature, scope and objective of this study। इसमें ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सेलेक्टिव होता है, चयनात्मक होता है। इसमें ऑब्जर्वर चाहे जिस सिचुएशन में भी हो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा हो, सिर्फ वो उन्हीं एक्टिविटीज को स्टडी के लिए जो उपयोगी होती हैं, जो उसके नेचर, स्टडी के नेचर या स्कोप से संबंधित होती हैं या अनुकूल होती हैं, जो संगत होती है इंफॉर्मेशन, उन्हीं को वो रिकॉर्ड करता है, उन्हीं एक्टिविटीज को। ऑब्जर्वेशन इज पर्पसिव एंड नॉट कैजुअल, इट मेड फॉर द specific purposes of nothing thing relevant of the study. It capture the natural social context in which person behavior occur। इसमें ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन में उद्देश्यपूर्ण होता है, इसमें कैजुअल हम नहीं लेते हैं और इसमें कौन सा बिहेवियर हमें ये डिसाइड कर लेते हैं हम स्टडी के अकॉर्डिंग कि हमें कौन से बिहेवियर को किस रूप में और कितना लेना है। ठीक है, और जो भी है वो सोशल, जो भी बिहेवियर होता है वो हमारा नेचुरल सोशल कॉन्टेक्स्ट में घटित हो रहा होता है उनमें से। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन के नेचर की, इसकी ऑब्जर्वर की रोल और कितना कंट्रोल होना चाहिए, इसके आधार पर ऑब्जर्वेशन को कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसे हम प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
naturalistic observation. Hello. Hello. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Yes. Okay. In this observation, observing people in their environment often used in the study of animal behavior or children. Naturalistic observation में होता यह है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर स्टडी करता है। सपोज मान लिया जाए, जो अगर हम ये देखे जाए कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल ये होगा कि जो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एक सेब गिरता है, उस बेस पे उसने क्या किया कि एक थ्योरी डिराइव कर दी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल उन्होंने बता दिया कि कोई भी चीज जो है वो अगर ऊपर से वो गिरेगी, वो गिरी क्यों, ठीक है। तो वो भी क्या था, वो एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ही था न्यूटन का, जिस बेस पे उसने क्या किया, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है। तो जो भी प्राकृतिक वातावरण में जाकर हम जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं पीपल, उस बेस पे कुछ हम न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं, इसे हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जैसे सपोज इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये एक क्या है, एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एनिमल्स के बिहेवियर का, जिसमें नेचुरल सेटिंग में जाके ये इनके कैमरे के माध्यम से क्या है, इनके जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की एक बेनिफिट ये होता है कि इसको हमें क्या मेरिट्स में ये है कि सब्जेक्ट को नेचुरल सेटिंग में जाकर ऑब्जर्व करता है, और इसका लाभ यह है कि इसके माध्यम से हम कोई न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। और इसके डिमेरिट्स में यह आ जाता है कि हम सभी प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं उनको हम नेचुरल सेटिंग में जाकर स्टडी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो सोशली डिजायरेबल नहीं होते हैं, जो हम क्या करते हैं, नेचुरल सेटिंग में जाके स्टडी नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इस तरह के ऑब्जर्वेशन में, इन दिस ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर is a part of the phenomena or group which observe, and he act as a both an observer and a participant. इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें व्यक्ति जो होता है, जो भी ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है और कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं। इसमें ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपनाए गए कई रोल के आधार पर हम इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कहते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर में ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी ग्रुप की एक्टिविटीज जानने के लिए उस ग्रुप का जाकर हिस्सा बन जाता है और उस ग्रुप की एक्टिविटीज में हेल्प करने लगता है एज अ पर्सन, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ वो क्या करता है, इस ग्रुप में रहकर जो बाकी लोग हैं उनके व्यवहारों का वो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन करता है। और इस तरह के ऑब्जर्वेशन में क्या करता है, ऑब्जर्वर जो होता है सिचुएशन में जाकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण ये जो ऑब्जर्वेशन का नेचर होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है उसको ये छूट मिलती है कि वो क्या, कितना और कैसे, किस टाइम पे क्या ऑब्जर्व करेगा। इस चीज के लिए वो क्या है, वो फ्री होता है, वो खुद डिसाइड करता है उसे कब, कितना और व्हाट, हाउ और कितना समय तक उसे ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। सपोज इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, जब मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ती थी एक मूवी आई थी मैं हूं ना, उसमें क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो शाहरुख खान का कैरेक्टर होता है, वो एक उसमें दिखाया होता है एक रिटायर आर्मी होता है, वीआरएस या वो आर्मी मैन होता है, जो आकर वो कॉलेज में एक ग्रुप में उन बच्चों के साथ एडमिशन ले लेता है, लेकिन वो आया होता है किसी को प्रोटेक्ट करने, किसी के बिहेवियर को, लेकिन बाकी उस ग्रुप में वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं। और सपोज अगर मान लो किसी हमें ट्राइबल किसी जनजाति के किस स्टडी करनी होती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है, अगर उसको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से स्टडी करनी होती है तो क्या करता है, वो ट्राइबल एक्टिविटीज में जो भी होती है उनमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसको
ऑब्जर्वर की एज अ ऑब्जर्वर के रूप में उसको ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन वो यहाँ पे क्या रहता है, अवेयर रहता है उसके रिसर्च पर्पसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो देन वो जो जो भी बाकियों के जो व्यवहार होंगे उनको ये नहीं पता होता कि एज अ ऑब्जर्वर हमारा बिहेवियर मेजर कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो ज्यादा सामने आता है, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कई बार ऑब्जर्वर को क्या होता है, इंडिविजुअल के साथ, उन व्यक्तियों के साथ रहते रहते एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाकर रखना पड़ता है, ठीक है। और ताकि जिससे कि वो अच्छी तरह से उनके ऑब्जर्व व्यवहारों का परीक्षण कर सके। इस ऑब्जर्वेशन के कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इस तरह के में ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर व्यवहारों का जो भी है सामाजिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, बिहेवियर के कई एस्पेक्ट्स जैसे किसी व्यवहार की वो रिकॉर्डिंग सही से ही करता है कुछ के व्यवहारों की, और उनकी रिकॉर्डिंग के कारण अच्छी तरह से करने के कारण उनकी एनालिसिस भी वो अच्छी तरह से करता है, जिसके कारण इस ऑब्जर्वेशन से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। लेकिन इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के एक डिमेरिट्स भी ये है कि इस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के कारण यहाँ पे ऑब्जर्वर जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो वो एज अ पार्टिसिपेंट यानी ग्रुप का हिस्सा बनने के कारण एक ग्रुप का मेंबर बन जाता है, और वो वहां पे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर वो उसका रोल जो हो जाता है यहाँ पे कई टाइम पे पैसिव हो जाता है। वो अपनी जो सक्रियता है वो एज अ ग्रुप मेंबर तो वो सक्रियता दिखाता है, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर वो यहाँ पे उसकी सक्रियता कम हो जाती है, जिसके कारण कई टाइम पे वो ऐसा हो सकता है कि वो कई वास्तविक जो इंटरेक्शंस होते हैं, रियल सिचुएशन के इंटरेक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना भूल जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गई, दूसरा ये होता है यहाँ पे वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है उन व्यक्तियों के साथ, उन ग्रुप का एक हिस्सा बनने के कारण यहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होने के कारण यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है, कि वो अगर जब ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा तो उनके दुख और सुख में वो दोनों तरह से शामिल होगा, जिसके कारण वो यहाँ पे जब अपनी रिपोर्ट राइटिंग करता है, उसकी एनालिसिस करता है, तो यहाँ पे इमोशनल बढ़ जाती है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के कारण। अब यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि वो उस चीज को उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेट करने लगता है। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हुए। नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। In this method, the observer stands apart and does not participate in the phenomena observed. Naturally, there is no emotional involvement on the part of the observer. This method calls for skills in recording observation in an unnoticed manner. इस तरह के ऑब्जर्वेशन में नॉन पार्टिसिपेंट, जैसे कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि असहभागी प्रेक्षक, जिसमें क्या है, ऑब्जर्वर जो है व्यक्तियों के व्यवहारों का एक नेचुरल सेटिंग में करता है, लेकिन इस नेचुरल सेटिंग में वो क्या है, वो ग्रुप में किसी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेता है, बट एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर पैसिव रोल निभाता है। एज अ ऑब्जर्वर एक्टिव रोल निभाता है, लेकिन एज अ ग्रुप मेंबर वो यहाँ पे पैसिव रोल निभाता है। यहाँ पे कहने का सेंस यही है कि यहाँ पे वो ग्रुप के किसी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेता, और इस टाइप का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें यहाँ पे ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन करने जाता है वो पहले से प्री प्लान मैनर में एक बना के चलता है कि मुझे इस तरह का ऑब्जर्वेशन करना और इस तरह से करना है। तो कई बार यहाँ पे क्या होती है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो छुपी नहीं रहती। जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है, वहां पे यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी छुपी नहीं होती, वो एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे काम करता है। इसके रिलायबिलिटी ये जो होता है कि स्ट्रक्चर्ड मेरिट्स में ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड होने के कारण ये यहाँ पे रिलायबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, इस तरह के से जो डेटा हम प्राप्त करते हैं। और इसकी डिमेरिट्स ये है, कई बार ये होता है कि वो नॉन पार्टिसिपेंट में यहाँ पे जो जिन लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है उनको ये पता होता है कि हमारे व्यवहार जो भी बिहेवियर है वो किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो जिस कारण वो क्या करते हैं, कई बार लोग अपने नेचुरल बिहेवियर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट
कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नियंत्रित, कि हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं इस टाइप का ऑब्जर्वेशन में, वो क्या है, हम कंट्रोल सिचुएशन में करते हैं। नॉन control observation is carried out either in the laboratory on this field. It is a typical by clear and explicit decision on what, how and when to observe. It is a primarily used for inferring causality and testing causal hypothesis. जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति सारी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेते हैं। सिचुएशन कंट्रोल का मतलब ऑब्जर्वर जो होता है वो फील्ड में भी कर रहा होता है या लेबोरेटरी के अंदर भी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो एक प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग होता है। उस सिचुएशन में ऑब्जर्वर का पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है और ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, प्री प्लान बनाकर हम करते हैं। हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वह किन व्यवहारों का करेगा और कैसे करेगा और वो किन किन परिस्थितियों में करेगा और कितना ऑब्जर्व करेगा, तो ये प्री डिटरमाइंड होते हैं। और उसके बाद अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन आता है। ये अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन जो है वो नेचुरल सेटिंग में होता है, इसलिए क्या होता है, दिस इज नॉट सिस्टमैटिक एंड अनप्लान ऑब्जर्वेशन। अ रिसर्चर do not set a plan in advance, but he get the information freely. There's no rules to follow by the researcher. इस तरह के ऑब्जर्वेशन में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो किसी तरह से हम सिस्टमैटिक नहीं करते हैं। सिस्टमैटिक इन द सेंस ये है कि हम कोई प्री प्लान नहीं बनाते, जैसे स्टडी की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग जो रिसर्चर जो होता है वो ऑब्जर्वर जो होता है वो कुछ रूल्स बना लेता है और उस आधार पर स्टडी करता है। उसके बाद है ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें किन किन तरीकों का हम यूज कर सकते हैं, किन किन प्रकारों का। इसमें नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। कि ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ लाभ भी हैं, हर टेक्निक्स के हर टूल्स से कुछ ना कुछ लाभ होते हैं और कुछ ना कुछ उसकी कमियां या डिसएडवांटेज होते हैं जिनको हम देख के अपनी स्टडी में जिनको हम ध्यान में रख के हम अपनी स्टडी प्लान करते हैं कि हमें कोई अपनी स्टडी में कौन सा टूल लेना है कौन सा नहीं। तो फर्स्ट आ जाता है एडवांटेज में, उसका एक एडवांटेज ये है कि प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा विद द रिलेटिव केस। All data obtained from observation are useful। एक फायदा तो ये होता है कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमें लार्ज नंबर में मिल जाता है, अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। ये जो है वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने या इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमें किसी के अगर सपोज मान लो हमें क्राउड का बिहेवियर का अध्ययन करना है कि लोग भीड़ में कैसा व्यवहार करते हैं, तो जहाँ पे सपोज मॉर्निंग के टाइम पे हम जा सकते हैं सड़क में जहाँ पे बहुत चौराहे में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उस समय हम वहाँ पे लोगों के व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक जो भी लगता है वो हमारा टाइम लगता है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन पीपल विलिंगनेस। ये लोगों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि अगर हम क्वेश्चनएयर भराने जाते हैं तो हमें लोगों से टाइम लेना पड़ता है कि आप इस टाइम पे क्वेश्चनएयर का आंसर दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड नहीं होता कि आप जो ऑब्जर्वेशन जिन व्यक्तियों का हम व्यवहारों का अध्ययन करने जा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो उनसे हम एक कंसर्न लेके हम आपके ऑब्जर्व को किया, हम यहाँ पे अकेले अलग से बैठ के किसी व्यक्ति के व्यवहारों को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी मैंने बताया कि हम क्राउड का अध्ययन करना जा रहे हैं भीड़ का अध्ययन जा रहे हैं, तो उस भीड़ में जितने व्यक्ति हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि नहीं कि आप अपना रिस्पॉन्स या हम आपका ऑब्जर्वेशन आपका हम निरीक्षण कर ले। वहां पे हम जाके उस भीड़ का एक हिस्सा बन के उनके बिहेवियर को नोट डाउन कर सकते हैं।
द ऑब्जर्वेशन टेक्निक कैन बी स्टॉपेड और बिगेन एट एनी टाइम। ऑब्जर्वेशन टेक्निक का एक फायदा ये होता है कि हम इस टेक्निक को अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं कि जब हम चाहें तो हम अगर सपोज हम आज भी रोज जैसे चौराहे में रोज 10 बजे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, उस समय क्राउड एक पीक टाइम होता है, लोग सब जाते हैं। अगर आज हमारे पास टाइम नहीं है तो हम नेक्स्ट डे का टाइम शेड्यूल स्टार्ट वो कर सकते हैं कि नहीं हम आज नहीं जाके कल जाएंगे, भीड़ जहाँ इकट्ठी उस टाइम पे होती है हम उस टाइम पे चले जाएंगे। तो इस तरह से इस पे ये नहीं होता है, ये डिपेंड नहीं होता है कि हम किस टाइम पे स्टडी करें। डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज में ये है कि लैंग्वेज बैरियर, हम उन लोगों का अध्ययन नहीं कर सकते जहाँ पे लैंग्वेज या कल्चर, या मान लो सपोज हम उन व्यक्तियों का से बातचीत नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन में बिहेवियर में ये होता है कि हम लोगों की बातचीत सुनते हैं, उनके एक एक ऑब्जर्व करते हैं। तो सपोज कई ऐसी कम्युनिटीज होती है जिसमें क्या है, अगर सपोज हम छत्तीसगढ़ या किसी ऐसी जनजातियों का अध्ययन करना जा रहे हैं जहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए एक बैरियर हो सकता है कि हमें वहाँ की लैंग्वेज ना आए, वो आपस में जिस तरह से बात करें उनको हम ना समझ पाए। तो इस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर बैरियर आ सकता है। ऑब्जर्वेशन के मेथड में एक समस्या हो सकती है जिससे हम नहीं कर सकते। दूसरा आता है रिसर्चर आर नीडेड टू वेट फॉर द इंसिडेंट और बिहेवियर। कई टाइम पे ऐसा होता है, कोई कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं, सपोज अगर हम एनिमल्स की स्टडी करना चाह रहे हैं या कोई बच्चे के की बच्चा, अगर सपोज हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई बच्चा है प्लेग्राउंड में किस तरह का बिहेव करता है, तो हमें क्या है पर्टिकुलर बिहेव कब करता है, यानी कब चीजों को, अगर मान लो हम एनिमल्स की ही स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें उनके व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए बहुत टाइम तक रुकना पड़ता है कि वो जो भी बिहेवियर हो उसका वो उस टाइम पीरियड में घटित हो। तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, इसमें हमें टाइम बहुत लगता है किसी के भी व्यवहार या इसकी स्टडी, कोई भी घटना के अध्ययन करने के लिए। ऑब्जर्वेशन मेनली डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन। Observer events are subjected to biases and extensive training is needed. इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन पे भी निर्भर होता है कि इसमें हमें टाइम टेकन टेक्निक, इसलिए हम कह रहे हैं कई बार होता है कि हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का अध्ययन करने किसी सिचुएशन में या इवेंट्स में जा रहे हैं और वो घटना उस टाइम पे घटित नहीं हुई या उस टाइप के बिहेवियर लोगों ने नहीं किया। अगर भीड़ में हम ये देखना चाह रहे हैं कि भीड़ का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पे कैसे पड़ता है, ठीक है, भीड़ के कारण, या कोई सपोज डे इंडिविजुएशन का अध्ययन करना चाह रहे हैं कि भीड़ में कोई कि व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपा लेता है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे नेताओं या ऐसा कोई भाषण दे रहे होते हैं उस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता है और पूरे दौरान जब तक वो चलता है उस टाइम तक हमें उसके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, टाइम टेकन ज्यादा होता है। फिर कई टाइम पे होता है कि ऑब्जर्व इवेंट आर सब्जेक्ट टू बायसेस। कई टाइम पे ये होता है कि यहाँ पे जब हम ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो कई टाइम पे जो जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये कहा गया है, मैंने कहा है कि कई बार क्या होता है सब्जेक्ट की बायसेस आ जाती है, यानी कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो सब्जेक्ट जिस तरह से कह रहा होता है, रिस्पोंडेंट जिस तरह से कह रहा होता है, अगर ग्रुप का हिस्सा बन के हम उसको कहेंगे तो उसमें हमारी क्या बायसेस आ जाएगी, जिस तरह से वो सोचने लगते हैं उस तरह से सब्जेक्टिविटी हमारी आ जाती है, उस तरह से हम उसको अपने हिसाब से अनुकूल डिफाइन करने लगते हैं। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम जो डेटा प्राप्त करते हैं जब उनकी हम एनालिसिस करते हैं तो वहां पे बायसेस आ जाती है। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज नीडेड। ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए जिसको भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए भेज रहे हैं उसको हमें बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि वो किन किन बिहेव्स को, किन किन इवेंट्स को नोट डाउन करेगा। तो फर्स्ट इट इज अ कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड नेक्स्ट इज है जो टेक्निक है प्राइमरी सोर्स डेटा कलेक्शन की, वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू नेक्स्ट मेथड इज इंटरव्यू मेथड। एक जैसे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम किसी व्यक्ति या का व्यवहारों का अध्ययन करके स्टडी करते हैं, उसी तरह से एक इंटरव्यू मेथड भी होता है जिससे हम प्राइमरी डेटा करते हैं। ये भी एक क्वालिटेटिव टेक्निक के अंतर्गत ही आता है। फर्स्ट है ये इंटरव्यू।
Interview refer to one-on-one conversation with one person acting in the role of interviewer and the other in the role of interview. इंटरव्यू क्या होता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से वन बाय वन किसी से एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें एक जो होता है वो इंटरव्यू यानी साक्षात्कारकर्ता की भूमिका में होता है और दूसरा जो होता है साक्षात्कार देने वाला होता है। साक्षात्कार देने वाले को हम इंटरव्यू को हम रिस्पोंडेंट भी कहते हैं। इंटरव्यू is the verbal conversation between two people with the objective of collecting relevant information for the purposes of research. इंटरव्यू मेथड होता ये है कि इसमें हम किसी शोध समस्या से संबंधित कोई किसी एक के बारे में कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम किसी एक व्यक्ति से या दो व्यक्ति से कुछ बातचीत करते हैं और उसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू को हम ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इनके संरचना के आधार पे इंटरव्यू को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता ये है कि इसमें जो जैसा कि नाम से है कि संरचित A structured interview in which the interview asks a particular set of predetermined questions. In structured interview, questions are planned and created in advance, which means that all candidates are asked the same question in the same order. इस तरह के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता ये है कि जो इंटरव्यूअर होता है, साक्षात्कार करता है, वो एक पूर्व निर्धारित कर लेता है कि मैं साक्षात्कार देने वाले से यानी रिस्पोंडेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा, किस विषय में पूछूंगा और किस सीक्वेंस से पूछूंगा, ये वो प्री डिटरमाइन कर लेता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और यहाँ इस इंटरव्यू में वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कब पूछेंगे और उसके बाद से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कब पूछेंगे। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वे होते हैं क्वेश्चंस आस्क रिस्पोंडेंट फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफन रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम कि कुछ स्टेट क्वेश्चंस पूछते हैं और उसको एक कुछ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है, या तो वो दो अल्टरनेटिव्स दे देते हैं, दो विकल्प दे देते हैं, उनमें से उसको किसी एक को चुनना पड़ता है। आर यू करेंटली, जैसे एग्जांपल के लिए, आर यू करेंटली टेकिंग एनी ड्रग्स, क्या आप कोई समय आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं? तो हियर द रिस्पोंडेंट कैन आइदर आंसर बाय सेइंग यस या नो। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा? यस या नो। यहाँ पे ड्रग्स के मतलब मेडिसिन से भी होता है, हाँ, इसलिए लिखा है ये डन। नेक्स्ट है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर सपोज हम ये पूछ रहे हैं आपको मनोविज्ञान विषय कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, तो यस और नो में इसका आंसर होगा। अगर हम इससे आपसे पूछेंगे ये सपोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमें पूछना है, तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोस दैट कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज एंड अलाउज टू रिस्पोंडेंट टू गिव इलैबोरेट थॉटफुल आंसर। जैसे टेल अबाउट, अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, टेल अबाउट योरसेल्फ, हियर द रिस्पोंडेंट कैन आंसर थॉटफुली। तो यहाँ पे आंसर जो रिस्पोंडेंट का आंसर होगा वो सोच समझ के कुछ उसके थॉट्स होंगे, कुछ विचार होंगे। ठीक है, इस तरह के इंटरव्यू में। या सपोज मैं आपसे पूछती हूँ आपको मनोविज्ञान विषय कैसा लगता है, ठीक है, यस और नो ना लिख के आप यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव कुछ आंसर लिखोगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। इट इज आल्सो नोन एज प्लान इंटरव्यू एंड फॉर्मल इंटरव्यू। जो हम इसको हम फॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं या प्लान इंटरव्यू भी कहते हैं। जो जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने जाते हैं वो अधिकतर जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की एक टाइम ये है कि ये लेस ट्रेनर इंटरव्यू ऑल्सो। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को जो होता है कम ट्रेन इंटरव्यूअर भी क्या है कर सकता है, ठीक है, स्मूथली चला सकता है। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम कम लगता है, और लेकिन स्ट्रक्चर्ड होने के कारण ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीली विधि होती है। नेक्स्ट आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। An unstructured interview is a type of interview in which the interviewer asks questions that are not prepared in advance. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, जो क्वेश्चंस हम फॉर्म करते हैं वो या प्री डिटरमाइन या पहले से हम डिटरमाइन नहीं करते हैं हम कि इंटरव्यू में इस तरह के हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू questions are arise spontaneous in a free flowing conversation, which means the different candidate are different questions. इसका मतलब ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन पूछते हैं, कन्वर्सेशन के बीच में हम फ्री होते हैं कि हम कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई सीक्वेंस में नहीं पूछते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम डिफरेंट कैंडिडेट से हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल इंटरव्यू, इसको हम अधिकतर इनफॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं। इस इंटरव्यू के एडवांटेज ये होते हैं इसकी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम क्वेश्चंस को किसी भी सीक्वेंस में पूछ सकते हैं, और इस तरह के इंटरव्यू जो होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल सेटिंग में। अगर हमें सपोज किसी की हमें ऑब्सेशन कंपल्सन बिहेवियर की स्टडी करनी हो, तो हम वहां पे जाके लोगों से, जो भी ऑब्सेशन कंपल्सन के पेशेंट होते हैं उनसे हम ये पूछ सकते हैं आप दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं, एक बार ये पूछ सकते हैं, और दूसरे पेशेंट से पूछते हैं कि आपको हाथ धोते हैं आपकी नहीं आते। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों इस तरह की जो इंटरव्यू होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, वो अधिकतर क्लिनिकल सेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में हम डीपली क्वेश्चंस पूछते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चंस का होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड मैनर होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम कुछ नहीं पूछते। यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल सकते हैं, कोई या कैंडिडेट जिस तरह से आंसर दे रहा है उसके बेस पे हम क्वेश्चन इरेज कर सकते हैं, उससे रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉरी रेज। नेक्स्ट आता है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मिला जुला रूप होता है, इसे हम अर्ध संरचित साक्षात्कार कहते हैं। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू is a type of interview in which the interviewer asks only a few predetermined questions while the rest of questions are not planned in advance. इस तरह के इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होता है वो कुछ क्वेश्चंस को पहले से पूर्व निर्धारित कर लेता है, और कुछ क्वेश्चंस को वो बाद में अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। इन सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू सम क्वेश्चंस आर प्रीडिटरमाइंड एंड आस्क ऑल कैंडिडेट एंड व्हाइल अदर अराइज स्पॉन्टेनियसली कन्वर्सेशन। कुछ इसमें क्या होता है, कुछ पहले से डिसाइड क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके बाद में कुछ कैंडिडेट से वो पूछने के बाद कुछ कैंडिडेट्स वो अदर स्पॉन्टेनियसली कुछ क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मॉडरेटरी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, उसको मॉडरेटरी स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ इंटरव्यू। टाइप ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पर्पसेस एंड फंक्शंस। इंटरव्यू के हम क्या फंक्शंस और उसके उद्देश्य के आधार पर इंटरव्यू को कुछ और पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके कुछ और प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू। Personal interview is a face-to-face way communication between the interviewer and the respondent. Personal interview जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच हेलो Yes, ma'am. Personal interview is a face-to-face two-way communication between the interview and the respondent. Personal interview जो होता है वो face-to-face communication होता है दो व्यक्तियों के बीच में, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है।
Generally, the personal interview is carried out in a planned manner and it is referred to as a structured interview. ये अधिकतर प्लान मैनर में ही होता है, जैसे संरचित इंटरव्यू को हम के लिए कुछ क्वेश्चंस पे डिटरमाइन कर लेते हैं, उसी तरह से हम पर्सनल इंटरव्यू में भी का जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चंस का वो प्री डिटरमाइन कुछ फॉर्म में करके चलते हैं. दिस कैन बी डन इन मैनी फॉर्म्स. एग्जांपल डोर टू डोर एज अ प्लान फॉर्मल एग्जीक्यूटिव मीटिंग. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू को, या तो हम डोर टू डोर जाके एक एक व्यक्ति से इंटरव्यू ले लें पर्टिकुलर किसी विषय में, या मान लो हम हेल्थ के ही संदर्भ में किसी से कोई क्वेश्चन बनाना है हमें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं. स्टार्टिंग में हम इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, पूछते हैं उनसे कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको कितनी नॉलेज है, उसके बेस पर एक क्वेश्चन डेवलप करने के लिए हम पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं. तो एक तरीका ये होता है कि हम डोर टू डोर एक एक घर में जाके एक एक व्यक्ति से पर्सनल इंटरव्यू लें, और उसके बाद या तो फिर हम ये कर सकते हैं प्लान फॉर्मल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, या कोई एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग वो तैयार कर ले. फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू के मेरिट्स डिमेरिट्स भी है कि पर्सनल इंटरव्यू में होता ये है कि हम टाइम टेकन बहुत होता है कि हम जाके एक एक व्यक्ति से क्या है पर्सनली मिलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें हमें टाइम बहुत लगता है. मेथड ऑफ कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं पर्सनल इंटरव्यू या जनरली जो हम इंटरव्यू लेते हैं उसके लिए. अ पर्सनल इंटरव्यू involves a lot of preparation generally, and personal interview go should go through the following 5 stages. They are as follow. First is इसमें रेपो बिल्डिंग. कोई भी इंटरव्यू सेशन में स्टार्ट करते हैं तो उसमें फर्स्ट कुछ सर्टेन स्टेप्स बताए गए हैं, या हम काउंसलिंग भी करते हैं तो उसके फर्स्ट कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है रेपो बिल्डिंग. रेपो बिल्डिंग, इंटरव्यूअर शुड इंक्रीज द रिस्पेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट by making him believe that his opinion are very useful to be researched and is going to be a pleasure rather than an ordeal. रेपो बिल्डिंग, रेपो क्या होता है? रेपो का मतलब ये है कि जो भी इंटरव्यूअर है और रिस्पोंडेंट है उसके बीच में एक मधुर संबंध स्थापित करना. तो हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम पे मिलते हैं तो हमारे और उसके बीच में तो ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं है कि हम रेपो की बात करते हैं. तो रेपो ये होता है कि जो भी आपके सामने व्यक्ति आ रहा है, यानी रेपो इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इन अ रिलेशनशिप. यानी कि जो वो किसके माध्यम से होती है, आपके वर्ड, टोन और फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से. सपोज कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है फर्स्ट टाइम पे, तो हम तो उस व्यक्ति को हमें ये विश्वास दिलाना पड़ता है और उसको प्रेजेंस ऑफ ट्रस्ट बताना पड़ता है कि नहीं, हमें आपके ऊपर विश्वास है, आप जो कह रहे हैं हम आपको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और हमारे आपके बीच जो रिलेशनशिप है वो सहयोग के एक अच्छा रिलेशनशिप है. तो ये हम कैसे दिखाते हैं? अपने वर्ड्स के माध्यम से दिखा सकते हैं, टोन्स के माध्यम से, और फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, कि आप उसको उसी तरह से रिस्पोंडेंट को स्वीकार करे और उसको ये बिलीव दिलाए कि जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन. An introduction involves the interviewer identifying himself by giving him his name, purposes, and sponsorship, if any. An introductory letter goes a long way in conveying the study legitimacy. इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम उसमें क्या करते हैं, इंटरव्यू अपना बाय नेम कुछ उसको इंट्रोड्यूस कराता है, उसको बताता है कि उसके नाम क्या है, चीजें क्या है, बेसिक सी चीजें उसको अपने बारे में बताता है, और उसको बताता है कि ये इंटरव्यू लेने का उसका क्या पर्पसेस है. प्रोबिंग. Probing is the technique of encouraging the respondent to answer. Probing एक टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं हम, सपोज अगर हम किसी से क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं तो हमें ये कंफर्म करते हैं हम उससे कि हमने उससे जो क्वेश्चन पूछा है वो उसको कितना समझ में आया है, ताकि वो उसका क्या है कंप्लीटली, फ्रीली और रिलेवेंटली आंसर दे. कई टाइम पे ये होता है कि हम सपोज सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम प्रमोट करते हैं कि जो भी वो हमें इंफॉर्मेशन दे वो क्या है
विस्तृत सूचना दे। अगर उसको दोबारा का समझ में नहीं आया है तो हम उसको दोबारा उसके वो क्या समझ रहा है उसके क्वेश्चंस को निकलवाने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लिया, अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर क्लास सपोज हमने किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमने उससे पूछा कि अच्छा सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर समझ में भी आया तो उससे निकलवाना है हमें कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे। तो हम उसको ये कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए क्या कहा था, ठीक है, उस यानी उस चीज को चेंज करके अपने शब्दों में, यानी कि उसको प्रमोट करना कि वो जो हम इंफॉर्मेशन उससे चाह रहे हैं वो निकलवा ले उससे, ठीक है। और वो जो इन्फॉर्मेशन के बाद जो भी हम क्वेश्चंस है उसको निकलवाए और उससे जो है विस्तृत सूचना उससे प्राप्त कर ले, और वो कंप्लीटली उस सूचना को दे पूर्ण रूप से और फ्रीली दे अच्छी तरह से। Recording. The interview can be either write the respondent at the time of interview or after the time of interview or after the interview. In certain cases where the respondent allow for it, audio or visual aids can be used to record answer. होता ये है कि रिकॉर्डिंग इंटरव्यू मेथड में एक रिकॉर्डिंग भी बहुत मेन पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये अगर इंटरव्यूअर अगर जो रिस्पॉन्स है वो इंटरव्यू के या तो जिस टाइम पे वो इंटरव्यू ले रहा है उसी टाइम पे नोट डाउन कर ले या आफ्टर इंटरव्यू के बाद नोट करे। कुछ सर्टन केसेस में ये होता है अगर रिस्पॉन्डेंट जो अलाउ करता है कि वो कि इंटरव्यूअर उसका रिकॉर्ड्स कर ले उसके आंसर्स को ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, तो उसको वो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लोजिंग। After the interview, interviewer should thanks the respondent and once again assure him about the worth of his answer and also the confidentiality of the same. क्लोजिंग का मतलब ये है कि हम जब इंटरव्यू ले लेते हैं तो उस समय यही नहीं कह देते अच्छा तुम जाओ यहाँ से, उसको हम थैंक्स कहते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर में हम उससे थैंक्स कहेंगे रिस्पोंडेंट से और ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें आपके आंसर की और नेक्स्ट अगेन हमें जरूरत पड़ी तो हम इस बारे में फिर से चर्चा करेंगे और जो हमारे और आपके बीच बातें हुई वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, वो मेरे तक ही सीमित रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें टेलीफोन इंटरव्यू। Telephonic interview. Telephone interview, the information is collected from the respondent by asking him questions on the phone is called as a telephonic interview. In टेलीफोन इंटरव्यू में होता ये है कि कई बार हम इंफॉर्मेशन जब हमें बहुत ज्यादा डेटा इंटरव्यू के माध्यम से डेटा कलेक्ट करना होता है या सपोज हम किसी का सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर कोई इंडस्ट्री है जो मान लो अब जैसे अगर मान लो सपोज कि अगर जियो कंपनी के हैं वो देखना चाहते हैं कि जियो का फोन कितना चल रहा है, कितने लोग फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या फोन में क्वालिटीज है वो देखना ये एक सर्वे के माध्यम से चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि लोगों को एक एक को फोन करेंगे और उनसे ये पूछेंगे बेसिक कि आपको जियो फोन में सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आपको क्या चाहिए। तो एक तरह से हम क्या टेलीफोन के माध्यम से बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि हमें सबके पास नहीं जाना होता, मैं टेलीफोन के माध्यम से एक फोन करके पूछ सकते हैं कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पर्टिकुलर्स के बारे में। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीफोन एंड कंप्यूटर हैज मेड दिस मेथड इवन मोर। ये जो टेलीफोन इंटरव्यू बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और चीजें चली तो इसके माध्यम से भी क्या है हम कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज अ सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे एडवांटेज में ये आ गया कि एक टाइम पे हम बहुत ज्यादा लार्ज डेटा इकट्ठा कर सकते हैं जिसके कारण टाइम कम लगेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज में हो सकता है ये कि जो सामने वाला है आप जिससे टेलीफोन कर रहे हैं वो वही व्यक्ति है कि नहीं है, ये भी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। Sometimes, because of limited time and resources, it is preferably to collect information by interviewing collectively individuals.
कई टाइम सच अ ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप फोकस ग्रुप इंटरव्यू। कई टाइम पे ये होता है कि हमारे पास समय की कम हो, सोर्सेस कम हो, तो हम डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक के लिए यूज करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं और इन इंडिविजुअल्स को एक साथ, कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप ले लेते हैं और उनसे एक साथ इकट्ठा करके कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसको हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। इन अ फोकस ग्रुप इंटरव्यू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर इंटरव्यूड बाय एन इंटरव्यूअर। फोकस ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, हम जो सभी व्यक्ति होते हैं उसका इंटरव्यू के कुछ इंटरव्यूअर होते हैं और उनका इंटरव्यू एक साक्षात्कारकर्ता के माध्यम से हम इंटरव्यू लेते हैं। द साइज ऑफ द ग्रुप शुड नाइदर टू बी स्मॉल और नॉट टू लार्ज। जो ये ग्रुप का साइज होता है ना बहुत छोटा होना चाहिए, ना बहुत लार्ज होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लिमिट द साइज ऑफ द ग्रुप to 6 to 8 individuals so that almost all the participants have a chance to share the information. जो ये ग्रुप साइज होता है वो 6 से 8 व्यक्तियों का होना चाहिए और उसमें हर पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को, हर एक पार्टिसिपेंट्स को चांस देना चाहिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक शेयर कर सके। Make sure that every participant speak the same amount in group। और ये श्योर होना चाहिए कि जितने उस ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी कुछ ना कुछ जरूर बोले, अपनी कुछ ना कुछ अमाउंट्स में स्पीक करे, कुछ बताएं, आपको अपनी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करें। नेक्स्ट आता है लास्ट, डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू is non-directive in nature, where the respondent is given freedom to answer within the boundaries of the topic of the interest। Depth interview जो होता है, हेलो, Yes, ma'am. You are audible. ओके। डेप्थ इंटरव्यू जो होता है वो नॉन डायरेक्टिव होता है और निर्देशित होता है, नेचर से होता है। और इसमें जो रिस्पोंडेंट को फ्रीडम होती है कि वो कुछ सर्टेन टॉपिक्स के बेस पे अपने जो सर्टेन टॉपिक्स हैं उसके बेस पे अपने आंसर दे। फिर टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू या प्रोसीजर, हम उसे कह सकते हैं कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू, यानी हम इंटरव्यू जब स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए। सॉरी। The interview must decide exactly what kind of data the interview should give, whether the structure or unstructured procedure will be more useful, and how the result of interview should be recorded। इसमें फर्स्ट ये है कि ये इंटरव्यू जो साक्षात्कार करता है वो उसको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको इंटरव्यू के माध्यम से किस तरह का डेटा प्राप्त लेना है, ठीक है। और वो प्रोसीजर से ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो जो क्वेश्चंस का फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा कि वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछेगा। एंड और से लास्ट में ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए इंटरव्यू को, इंटरव्यू लेते वक्त वो जो इंटरव्यू की जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी इंटरव्यू से, रिस्पोंडेंट से, वो किस तरह से उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं इसके कि हम जब प्रिपरेशन इंटरव्यू के लेने की तैयारी करने जाते हैं, इंटरव्यू लेने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। हेलो हेलो। Yes, ma'am, you're audible. ओके। कंडक्टिंग द इंटरव्यू, जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं उस समय क्या प्रोसेस, क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज आस्क ओनली 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। हमें एक समय पर एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा और रिस्पॉन्स जो सामने हमारा रिस्पोंडेंट है उसने आंसर नहीं दिया और जस्ट हमने दूसरा क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ दिया। तो ऐसा करते ही नहीं करना चाहिए, हमें एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। रिपीट अ क्वेश्चन इफ नेसेसरी, हमें क्वेश्चन दोबारा रिपीट उसी टाइम पे करना चाहिए अगर क्वेश्चन जो रिस्पोंडेंट है उससे सही आंसर नहीं दिया या हमें सही आंसर नहीं दिया तो ही हमें रिपीट करना चाहिए दोबारा उस क्वेश्चन को। ट्राई टू मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, और ये कोशिश करनी चाहिए जो रिस्पोंडेंट है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, कि उस रिस्पोंडेंट को जो हमने क्वेश्चंस पूछा है वो उसको समझ में आया है कि नहीं।
Listen carefully. Next, and listen carefully for the interviewer answer respondent. और जो respondent ने आंसर दिया है उसे हमें carefully सुनना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं. Observe the subject facial expression, gesture and tone of voice. और साथ ही साथ में हमें ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो रिस्पोंडेंट है उसके क्या फेशियल एक्सप्रेशन थे, गेस्चर क्या थे, यानी हाव भाव क्या थे, भाव भंगिमा जिसे हम कहते हैं, टोन ऑफ वॉइस क्या थी, कि उस क्वेश्चंस के आंसर में उसने वाकई सरप्राइज होके बताया कि, या उस क्वेश्चन को देखकर वो चौंक गया. ऐसा ये सारे फेशियल जो भी एक्सप्रेशन है हमें वो रिकॉर्ड करने चाहिए, देखने चाहिए. नेक्स्ट है ऑल द रेस्पोंडेंट सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन बट डू नॉट लेट द इंटरव्यू डेट. जो रेस्पोंडेंट है उसको एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए आंसर देने का, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि इंटरव्यू बैड हो जाए. Avoid suggesting answer to the questions. किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को सजेशन या नहीं देना चाहिए कि नहीं, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ किसी तरह का हमें उसको सजेशन नहीं देना चाहिए किसी भी क्वेश्चंस पे. डू नॉट शो साइन ऑफ सरप्राइज, शॉक, एंगर और अदर इमोशन इफ अनएक्सपेक्टेड आंसर आर गिवन. अगर सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला है, ठीक है, आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला है, तो आपको किसी भी तरह का उस क्वेश्चन के आंसर के प्रति आपको किसी भी तरह का सरप्राइज या शॉक या एंगर जैसे कुछ इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए. मेंटेन अ न्यूट्रल एटीट्यूड विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल इशू ड्यूरिंग द इंटरव्यू. और कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं जिनको इंटरव्यू के दौरान, जिस पे आपको हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू. हमें इंटरव्यू के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. डू नॉट एज्यूम एनीथिंग. हमें अपने ओर से कुछ भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए. अगर हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, तो हमें ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए नहीं इसका तो ये इसका जवाब यही होगा, ये इस या इसी तरह का ये करेगा. एंड नेक्स्ट है डू नॉट फॉर्म प्री जजमेंटल. हमें पहले से ही जजमेंटल नहीं होना चाहिए, प्री जजमेंटल किसी पूर्व निर्णय पे नहीं पहुंचना नहीं चाहिए. नेक्स्ट है डू आस्क बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड. हमेशा इंटरव्यू के समय में ओपन और क्लोज एंडेड दोनों क्वेश्चंस यूज करने चाहिए, ताकि जो इंटरव्यू दे रहा है हमें वो अपनी बातों को रख सके. डू वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रोबिंग एंड कंफर्मिंग क्वेश्चंस. प्रोबिंग ऑन टेक्निक का यूज करके ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपने पूछा है वो सामने वाले को, जो रिस्पोंडेंट है उसको समझ में आया है कि नहीं. डू अवॉइड confrontation. Do act in friendly but professional manner and do not interrupt. It means कि अवॉइड करना चाहिए, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहिए, और इंटरव्यू के समय जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं हमें एज अ फ्रेंडली वे में उससे एक्ट करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोफेशनल मैनर को भी एज हम बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हो, ठीक है. और डू नॉट इंटरप्ट. अगर वो क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है तो हमें उससे बीच में किसी भी तरह का इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, टोकना या कुछ ऐसा एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ द इंटरव्यू. It provides an opportunities to the interviewer to question thoroughly certain areas of inquiry. The interview permitted greater depth of responses, which is not possible through any other manners. It also enables an interviewer to get information concerning feeling, attitude or emotions in relation to certain questions. एडवांटेज में फर्स्ट ये आ जाता है कि इंटरव्यू के माध्यम से हम जो इंटरव्यू होता है वो पर्टिकुलर किसी एक विषय या किसी क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी
प्रोवाइड करता है, मतलब एक्सप्लेन करने की उसे, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो एक डेप्थ मैनर में, हमें डेप्थ रिस्पॉन्सेस मिल जाते हैं किसी भी, और इसके अलावा और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम किसी व्यक्ति से इतनी डेप्थ रिस्पॉन्सेस हम प्राप्त कर सके, ठीक है। इट इज ऑलवेज गेट इन्फॉर्मेशन, और इसके माध्यम से हमें उसके फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और सर्टन की इंफॉर्मेशन मिलती है। लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक होती है वो बहुत टाइम टेकिंग होती है, इसमें हमें अपना बहुत सा टाइम देना पड़ता है, इसलिए भी इंटरव्यू मेथड को कम यूज किया जाता है कि हम पर्टिकुलर क्या एक एक लोगों से इंटरव्यू लेने में हमें बहुत टाइम लगता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरव्यू डिपेंड ग्रेटली अपॉन द स्किल्स ऑफ द इंटरव्यूअर, नॉट ऑर्डिनरी पोज द inexperiences research. There is a constant danger of subjectivity on the part of the interview. इसमें ये होता है कि कई बार इंटरव्यू मेथड में जो इंटरव्यूअर होता है वो स्किलफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम किसी इनएक्सपीरियंसेस व्यक्ति को अगर इंटरव्यू के लिए भेज दे, ठीक है, सपोज अपनी स्टडी के लिए हम कुछ करना चाह रहे हो और किसी हम एक ऐसे व्यक्ति को भेज दे जिसको कुछ आइडिया ना हो, तो जिसके उसके कारण क्या होता है वो इंटरव्यू इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। वो उतनी डीपली नॉलेज नहीं ला पाएगा, इंफॉर्मेशन उससे नहीं ला पाएगा व्यक्तियों से। और एक ये भी होता है कि इंटरव्यू के पार्ट में होता है ये है कि जब हम इंटरव्यू लेने किसी को भेजते हैं, सपोज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं किसी से, तो कहीं ना कहीं हम जब उसकी एनालिसिस करते हैं, उनकी रिपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें अपनी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, हम अपनी ओर से उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। Thank you. It's okay. Thank you. Any queries? Hello. Hello. Yes, yes. Okay. Yes, hello. Hello. थैंक यू डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को जो टेक्निक्स हैं वो बताई, और आशा है जो भी इस रिसर्च की फील्ड में इस टेक्निक का यूज कर रहे होंगे उनको बहुत फायदा होगा।